साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अपनी निश्चित हार देखकर नरेंद्र मोदी इतना बौखला गया है कि उसने जहर की उल्टी करनी शुरू कर दी है। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है और पूरे देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। और सबसे दुख की ये बात है कि चुनाव आयोग कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो नरेंद्र मोदी है ये पूरी तरह खूनी दंगों की ही उपज है। इसका पूरा राजनीतिक करियर ही दंगों पर टिका हुआ है। सन 2002 में जब मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था तब वहाँ गोधरा कांड हुआ था और उसके बाद इसने गुजरात में खूनी दंगे करा दिए थे। उन दंगों में हज़ारों लोग मारे गए थे, हज़ारों लोग विस्थापित हुए, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई। उन दंगों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका ने उसके बाद सालों तक नरेंद्र मोदी को इसी आधार पर वीज़ा नहीं दिया कि हम किसी भी दंगाई को अमेरिका की सरजमीन पर कदम नहीं रखने देंगे। अब्राहम लिंकन की पवित्र भूमि पर किसी भी दंगाई को आने नहीं दिया जाएगा। 1-2 साल पहले बीबीसी लंदन ने भी मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक वृत्त चित्र बनाया जिसमें बताया गया कि किस तरह मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे। उस डॉक्यूमेंट्री को भारतवर्ष में प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया और बीबीसी को डराने धमकाने के लिए उसके कार्यालय पर इनकम टैक्स का छापा भी पड़वाया गया। जब 1-2 साल पहले मोदी फ्रांस गया था तो वहाँ एक बहुत बड़ा फ्रेंच अखबार है, फ्रेंच भाषा का, ला मोंदे नाम है। उसने मोदी को गुजरात का कसाई कहा था, बुचर ऑफ गुजरात कहा था। इतना ही नहीं, जो गुजरात कैडर के ही आईपीएस ऑफिसर थे संजीव भट्ट, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था और शपथ पत्र देकर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोदी ने पुलिस अधिकारियों से गुजरात में दंगे कराने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया और फिर झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें 30 बरस की कैद की सज़ा सुना दी गई। गुजरात में एक और ईमानदार आईपीएस थे, मिस्टर राहुल शर्मा, 91 बैच के। वो पटना के ही रहने वाले हैं। गुजरात दंगों के समय वे भावनगर के एसपी हुआ करते थे और उन्होंने पूरे भावनगर को शांत करके रखा था, वहाँ दंगे नहीं होने दिए। इस पर मोदी उनसे इतना नाराज़ हुआ कि राहुल शर्मा की प्रताड़ना शुरू हो गई और बाद में राहुल शर्मा ने आईपीएस से वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और अब वो गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत कर रहे हैं। राहुल शर्मा और मैं दोनों सन 2011 में साथ साथ मिड करियर ट्रेनिंग में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे और राहुल शर्मा उसमें मुझे कई कहानियां सुनाया करते थे कि किस तरह मोदी ने गुजरात में दंगे कराए। और साथियों, उन दंगों में क्या क्या हुआ उससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई। आप जानते हैं गुलबर्ग सोसाइटी में क्या हुआ, किस तरह जो कांग्रेस के पूर्व सांसद थे अहसान जाफरी, उनकी हत्या कर दी गई। किस तरह बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ और उसमें 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन मोदी जी को बलात्कारियों से इतना प्रेम है कि सन 2022 में गुजरात चुनावों के पहले उन बलात्कारियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के जूते पड़े तो वे फिर से वापस जेल पहुंच गए। तो ये नरेंद्र मोदी का गुजरात में खूनी ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर भी कहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 2014 के बाद से भी नरेंद्र मोदी का दंगाइयों के प्रति ऐसा ही प्रेम जारी रहा। मोदी ने क्या किया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से बीजेपी का एमपी बनवा दिया। अब ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके करवाए थे जिसमें कई बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। उस समय जो महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे,
वो बहुत ईमानदार आईपीएस थे। करकरे साहब ने सारे सबूत इकट्ठा करके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चार्जशीट किया। बाद में करकरे साहब खुद एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। तो वैसी आतंकवादी को मोदी जी ने टिकट दिलवाया, उसके लिए प्रचार किया और उस आतंकवादी को संसद में पहुंचा दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मेडिकल ग्राउंड पर बीमारी का बहाना करके जमानत भी ले ली, जेल से बाहर आ गई और बाद में उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कबड्डी खेलते हुए और उछल कूद मचाते हुए। लेकिन एनआईए जो है, जो जांच एजेंसी थी मालेगांव बम धमाकों की, उस पर मोदी का इतना राजनीतिक दबाव है कि आज तक एनआईए डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई है कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को कोर्ट में जाके रद्द करवा सके। तो इस तरह प्रधानमंत्री खुलेआम आतंकवादी के साथ हो गए। फिर 2020 में इसी तरह दिल्ली में दंगे हुए, उसमें भी भाजपा के राम भक्तों ने भड़काऊ भाषण दिया। आपको कभी भी याद होगा, मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उनका जो था गोली मारो सालों को वाला बयान। फिर प्रवेश वर्मा एक सांसद, सब ने भड़काऊ भाषण दिए, उनको भी मोदी का बिल्कुल आशीर्वाद मिला रहा। तो इस तरह मोदी का कैलकुलेशन ये है कि इस देश में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, तो 80% हिंदुओं के वोट बैंक में सेंधमारी करके चुनाव जीतते रहो। तो मोदी जी इस बार इत्मीनान थे कि 2024 का चुनाव भी इसी तरह जीत जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन जब प्रथम चरण का मतदान हुआ 19 अप्रैल को 102 सीटों पर, तब पता चला कि भाजपा की हालत बहुत पतली है। तो अब मोदी बिल्कुल बौखला गया है। अभी 2-3 दिन पहले जो उसने बांसवाड़ा में भाषण दिया राजस्थान में, उसमें मोदी ने जमकर जहर की उल्टी की, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। कहा कि कांग्रेस की नज़र जो है वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति लेके मुसलमानों में बांट देगी, बहुत सारी ऊल जलूल बातें। अब जब नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करता है तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन के मंगलसूत्र का अचार बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन से शादी की थी, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे और बाद में उसने जसोदाबेन को अपनी जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। बरसों तक तो मोदी अपनी शादी की बात भी छुपाते रहा। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि नामांकन पत्र भरते समय आप किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, तब वैवाहिक वाले कॉलम में मोदी ने खुद को शादीशुदा बताना शुरू किया और तब दुनिया को पता चला कि इसकी जसोदाबेन नाम की एक धर्मपत्नी है। तो जिस मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन के मंगलसूत्र का कचरा कर दिया, उसका कोई मान नहीं रखा, आज वही मोदी मंगलसूत्र रट के हिंदुओं को भड़का रहा है। अब ये इतनी गिरी हुई बात है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ कुर्सी के लिए इस महान देश को गृहयुद्ध की आग में झोंक दे, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। ये तो अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो और शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति। हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अंग्रेज़ लोग हुकूमत करते थे, वही अंग्रेज़ों वाली जो तकनीक है वो मोदी ने सीख ली है। और इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक यदि किसी का व्यवहार है तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है, भारत निर्वाचन आयोग का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर सख्ती करनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि शिवसेना का अध्यक्ष था बाल ठाकरे, वो भी गुंडा मवाली ही था। बाल ठाकरे ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही जहर की उल्टी की थी, तो राष्ट्रपति ने 6 बरस के लिए बाल ठाकरे का जो मताधिकार था, वोटिंग राइट था, उसको छीन लिया था। कायदे से अभी भी ऐसा ही होना चाहिए था। चुनाव आयोग को इसी आधार पर राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि देश के इस दंगाई प्रधानमंत्री का मताधिकार छीना जाए। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, वो तो बिल्कुल लगता है मोदी का चपरासी बन के काम कर रहा है। लगता है कि रंजन गोगोई की तरह राजीव कुमार भी रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा एमपी बनना चाहता है, या फिर राजीव कुमार चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी राज्य का गवर्नर बन जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने कान में तेल डालकर बैठने का फैसला किया है और इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है। और पूरा देश आज टी.एन. शेषन को याद कर रहा है कि जब शेषन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे तब उस समय चुनाव आयोग की कैसी धमक थी। अब तो चुनाव आयोग को लोगों ने केंचुआ कहना शुरू कर दिया है। केंचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, जिसमें कोई रीढ़ नहीं होती है, तो केंचुआ कहना शुरू कर दिया है। और केंचुआ का लोग फुल फॉर्म बताते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। तो एक केंचुआ जब चुनाव आयोग बन जाए तो उस देश में क्या हालात होंगे।
तो साथियों, मैं फिर अपने चैनल के माध्यम से आप अपील करता हूं कि आप भाईचारा बनाए रखें, आपस में सद्भाव बनाए रखें। नरेंद्र मोदी पिछले 10 बरस से हिंदुओं को भी लूट रहा है, मुसलमानों को भी लूट रहा है और सारे की संपत्ति गौतम अडानी के चरणों में रख रहा है। पूरे देश के युवा बेरोजगार हो गए हैं और इसलिए इस बार देश के बेरोजगारों को मिलकर प्रधानमंत्री को बेरोजगार बना देना है। और इस तरह आप मतदान कीजिए कि 4 जून की शाम होते होते ये जो फर्जी फकीर है नरेंद्र मोदी, ये झोला उठाकर चल दे। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।